हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हुशान, अस्सलाम वालेकुम, और ये मेरी वाइफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, एक बार फिर नई कंटेंट लेकर आपके सामने आए हैं। एक ये वीडियो है ज़ाकिर नाइक और नादिर अली जो पाकिस्तान के हैं, उनका ब्रॉडकास्ट है, जिसमें पूछा गया है कि आप इंडिया में आप बैंड क्यों थे? और इंडिया आप कब जाएँगे? ये उनसे पूछे हैं, नादिर अली साहब ने ज़ाकिर नाइक सर से पूछे हैं। तो ज़ाकिर नाइक जो अभी मलेशिया में रह रहे हैं, हैं तो वो इंडियन, मुंबई के रहने वाले हैं, लेकिन अभी वो मलेशिया में रह रहे हैं। और ये इंडिया में क्यों बैन हुए, क्या था, और ये पूरी जानकारी आज जानेंगे इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू। तब तक के लिए आप लोग भी देखते रहिए। और आप कुछ कहना चाहते हैं? जानती हैं ज़ाकिर नाइक कौन है? जी हाँ, ज़ाकिर नाइक को मैं जानती हूँ और काफ़ी अच्छा इनका स्पीच है और हाँ। मुझे बहुत पसंद भी हैं इनकी स्पीचें बहुत ज़्यादा। मतलब क्वेश्चन आंसर में जो भी इनसे आज तक का कोई भी सवाल है उसका ये रिकॉर्ड तोड़े हैं कि उनके पास उसका जवाब ना हो, हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये कुरान और हाँ, और वेद और जी। क बाइबल, ये सबकी ये जानकारी रखे हुए हैं। यही चीज़ें इनकी अच्छी लगती है कि वो सबकी इल्म लेकर और सबके सामने खड़े रहते हैं, हाँ, सारी और चीज़ों की मालूमात है। कोई भी चीज़ें इनका इनका पिछले बार पीस टीवी पे हुँ, इनका आता है। इनका कोई भी मतलब सवाल करता है, या नॉन मुस्लिम कोई अगर सवाल करता है, हुँ, तो ये एक हवाला देते हैं वो कुरान से और हदीस से और उनकी किताबों से ही हवाला देते हैं कि आपकी किताब में ये चीज़ लिखा है। हुँ। ये चीज़ इनकी है। तो आइए चलिए ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ज़ाकिर नाइक इंडिया में बैन क्यों हुए, और ये इंडिया में कब आएँगे, और अभी इस वक़्त कहाँ पे हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी। हुँ। आज मैं जिनके सामने बैठा हूँ वो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। 1965 में आपकी पैदाइश हुई। जी हाँ, 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर मेरी भी है। बचपन का जो जाकिर नाइक था वो कैसा था? मैं शरारती था। डॉक्टर साहब, आप जो माहौल में आए, इसका क्रेडिट आपकी वालिदा को जाता है या वालिद को जाता अगर क्रेडिट जाता है डॉक्टर इसरा है। है? यजीद के मसले पे मैं लाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो कंट्रोवर्सी थी उसका जवाब तो पूरा मैंने मुकम्मल दे चुका। जरूरी का नादिर अली से सुने। कभी ऐसा कोई सवाल जो आप भी सोचने पे मजबूर हो गए हो कि यार इस बात का क्या जवाब? सबसे पॉपुलर इंसान जिसको मैं डिबेट किया हूँ विलियम कैम्पबेल है। उनने तकरीबन 38 साइंटिफिक एरर्स निकाली कुरान में। इसका जवाब मेरे पास नहीं। सबसे टफ आपको या इंटेलिजेंट कौन लगा? वो है शीशी रविशंकर, उस टाइम नंबर 1 पे थे वो। अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं? उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टेरर जाकिर नाइक है, तो वापस जाने के चांसेस तो नहीं है। बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपके हाथ से निशान दिया। लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के वो नो टेररिस्ट अटैक किया। मोदी साहब को कोई मशवरा देंगे? सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया जो कश्मीर की आज़ादी उसको हटा दिया। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किसका है? मुकेश अंबानी की। उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अभी मुसलमान को जागना चाहिए। अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई, अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी। अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएंगे। जब शाहरुख खान आपसे मिलते हैं तो किस चीज पे बात करते हैं? क्या इम्पोर्टेंट है रखना? पाकिस्तान का बात। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। दीन की तबलीग करके किया पूरी दुनिया को लाइक। आज मैं जिनके सामने बैठा हूं वो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ड्रीम कम्स ट्रू। डॉक्टर साहब, आप बिलीव करें कि मैंने जब पॉडकास्ट फॉर्मेट को शुरू किया तो कुछ मैंने टिक मारे थे नामों को कि ये मैं अल्लाह करे एग्जीक्यूट हो जाए। आपका नाम सर फहरिस्त था और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोमेंट है ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच। आपने इतने कम शॉर्ट नोटिस पे आपने इनविटेशन को कबूल किया। आप बहुत मसरूफ़ थे और आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और मैं उड़ के 6 घंटे की फ़्लाइट लेके डायरेक्ट मैं आपके पास आया हूँ आज। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। हम इंग्लिश में बात करेंगे या उर्दू में?
जो भी आपको पसंद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बिल्कुल बचपने से शुरू करेंगे। 1965 में आपकी पैदाइश हुई, जो कि विकिपीडिया बताती है, सही है? जी हाँ, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। अच्छा, इत्तेफाक से 18 अक्टूबर मेरी भी है। 92 जी, 18 अक्टूबर 1965 में आपकी पैदाइश हुई है मुंबई में, और बॉर्न एंड रेज वहीं के आप। और आप थोड़ा सा बताइए मुझे कि बचपन का जो जाकिर नाइक था, जो छोटा सा बच्चा था, वो कैसा था? शरारती था, शायर था, इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन में आप मुझे कह सकते थे कि मैं शरारती था। अल्हम्दुलिल्लाह, साथ साथ अक्सर लोग जानते हैं कि बचपन से मैं हकलाता हूँ। अच्छा। अगर कौन मुझसे पूछता था कि मेरा नाम क्या है, तो मैं कहता था मेरा नाम है जाकिर। तो बचपन में हकलाता था, और पूरे स्कूल की ज़िंदगी में हमारे स्कूल सेंट पीटर्स हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था पब्लिक स्पीकिंग, या स्पीकिंग होता था। तो उसके अंदर टीचर्स मुझे PF देती थी, पास फेल। कह सकते थे कि मुझ पे तरस खा के, क्योंकि बात करने में तो मखलाता था, तरस खा के मुझे PF देती थी। तो बचपन से मखलाता था। और स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट मुझे पसंद था, और उसके अंदर हमेशा अक्सर मुझे अवार्ड मिलता था बेस्ट इन मैथमेटिक्स थ्रू आउट माई लाइफ। एंड ऑफ कोर्स मैं स्कूल के अंदर हायर स्टैंडर्ड के अंदर देयर वर 2 सेक्शन, वन वाज ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। तो IGCSE जो हमारा बोर्ड कैम्ब्रिज बोर्ड था पहले, बाद में इंडिया में शिफ्ट हो गया। तो उसके अंदर 8th 9th 10th आखिरी 3 साल में ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2 होता था। ऑल्टरनेटिव 1 मतलब हायर लेवल ऑफ साइंस एंड मैथ्स, एंड ऑल्टरनेटिव 2 मतलब लोअर लेवल ऑफ मैथ्स एंड साइंस। सो मैं ऑल्टरनेटिव 1 में था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल एक प्रोटेस्टेंट स्कूल थी, क्रिश्चियन स्कूल थी मुंबई में, लेकिन उसके अंदर 80% से ज़्यादा माशाल्लाह मुसलमान पढ़ते थे। सही। तो हमेशा बचपन में जहाँ तक के स्टडीज़ का सवाल था, अल्लाह के फजल से काफ़ी मैं आगे था, सही था। लेकिन स्पोर्ट्स में हमेशा, स्पोर्ट्स के अंदर एवरेज था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार रेस जीतना रेस जीतना चाहता था स्कूल के अंदर। राइट। लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, स्कूल लाइफ में कभी भी नहीं जीता। लेकिन जब कॉलेज लाइफ में मैं गया, हाँ। तो एक मुसलमान दोस्त ने मैंने ऐसा पूछा कि ये 10 किलोमीटर रेस का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है? तो हंसने लगा मुझ पर। रिकॉर्ड पूछ रहे, चल के दिखाओ, तो भागने की बात दूर है। और कौन मुझे जब चैलेंज करता है तो मैं हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बट नेचुरली सी इन द सिचुएशन, नॉट एनी इलॉजिकल चैलेंज। तो मेरे पास 1 हफ्ता था वो रेस में दौड़ने के लिए। और कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज की बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से 10 किलोमीटर में मुझे गोल्ड मेडल मिला। जी हाँ, 10 किलोमीटर में गोल्ड मेडल। एंड देन आई वेंट ऑन द स्टेट लेवल। सो आई वॉज मोर ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर इन माई कॉलेज डेज, दूर की दौड़, जिसके अंदर स्टैमिना इज रिक्वायर्ड, नॉट शॉर्ट डिस्टेंस। माई सन फारिक इज मोर शॉर्ट डिस्टेंस रनर, इज अ स्पोर्ट्समैन। तो जहाँ तक कि एथलेटिक्स में था, वो मेरी ख्वाहिश थी स्कूल में, लेकिन अल्लाह ने उसे पूरी किया इन द कॉलेज लाइफ। एंड स्पोर्ट्स के अंदर ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू लाइक फुटबॉल। द स्पोर्ट्स आई नेवर यूज्ड टू लाइक वाज क्रिकेट। आई फेल्ट क्रिकेट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्रिकेट में तो हमारी इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है। टीवी टूटते हैं। हमारी मैडम एक बात बोलती थी कि क्रिकेट में 2 लोग खेल रहे हैं, बाकी 9 लोग खड़े हुए देख रहे हैं। ये अजीब गेम है, लेकिन बड़ा मशहूर है इंडिया पाकिस्तान में। इंडिया पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, लेकिन मेरे लिए से इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसमें जहाँ तक कि एक्सरसाइज काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर स्पोर्ट्स। फुटबॉल इज गुड, फुटबॉल है, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, सही। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिविटी। मैं अभी अपनी टीम से बोल रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह देखें यार डॉक्टर साहब,
दुनिया में भी जन्नत में रह रहे हैं, इंशाल्लाह आखिरत में भी जन्नत। दुनिया में भी इतनी खूबसूरत जगह है कि ग्रीनरी और पुत्रा जाया, इतनी प्यारी जगह है आपने जो चूज़ की है। इंडिया से हिजरत करनी पड़ी, इंडिया याद आता है आपको? इंडिया ऑफ कोर्स, ओवरऑल तो जो अल्लाह ताला ने जो प्लान किया, मकरूम खैर माफिन, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। तो इंडिया को छोड़ने का अफसोस तो हुआ पहले, फिर हम यहाँ आए, काफ़ी फ़ायदे हुए, काफ़ी ओवरऑल। लेकिन जो मिस करते हैं हम इंडिया में, वो जो दावत हम बड़े खुले मैदान में आम करते थे, 10-10 लाख लोगों का रश। जी हाँ, मुसलमान गैर मुसलमान के साथ, हाँ। और गैर मुस्लिम तकरीबन 25%, 20 से 25% रहते थे। तो अगर मजमा होता था लाख का, तो उसमें से 25%, 25% होते थे, हाँ 25,000 होते थे गैर मुस्लिम। तो मजमा 5 लाख का होता था, बहुत बड़ी बात होते थे। मजमा 1 मिलियन का भी 10 लाख का, तो उसमें से 2.5 लाख पता चला, 2.5 लाख गैर मुस्लिम होते थे। तो वो जो मंजर है, इंडिया के अलावा सिर्फ 2 या 3 मुल्क में और हो सकता है। अच्छा, हो सकता है इंडिया की टक्कर का इतना बड़ा मजमा। कहाँ? एक वो तो पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है, एक हो सकता है बांग्लादेश में, ठीक है, और एक इंडोनेशिया में। बिल्कुल तीनों सही नाम लिए। और अभी तक के मैं पाकिस्तान जब गया था, उस टाइम तो मैं तकरीर नहीं करता मुकर्रर थाने में। पहले बार पब्लिक स्पीच जो छोटे लेवल के ऊपर मेरे ऑर्गेनाइज में 1992 में दी थी, पब्लिक में 1994 में दी थी, 1993-94 में। और फिर बांग्लादेश जाने का मेरा प्रोग्राम बना था 2 बार। एक बार जब डॉक्टर शेख दीदात के साथ, वो मुझे ईयर याद नहीं, लेकिन आप अभी तक बांग्लादेश नहीं गए? अभी तक गया नहीं। तो 88 था या 92 था, ऐसा कुछ। दीदा साहब जाने वाले थे, तो मैंने भी वीज़ा लगा दिया, वीज़ा लग गया, वो ट्रिप कैंसिल हो गया, तो मैं गया नहीं। फिर 2013 की बात है कि मैंने वीज़ा लगाया था रियाद से। फिर वहाँ से इंटेलिजेंस की खबर आई कि मजमा बहुत बड़ा होने वाला है, अभी हालात सही नहीं है, तो आप पोस्टपोन करें तो बेहतर है। तो 2013 में भी वीज़ा लग गया और कैंसिल हो गया। पाकिस्तान का ऐसा सवाल आपने पूछा, पाकिस्तान आए, वो कहते हुए कब आएंगे? एक बार आ चुका। आप कब आएंगे? नेक्स्ट प्लान मेरी हुई थी जब मैं हिजरत किया, 2016 में हिजरत किया। यस, मेरा मौका तो हो सकता है कि अभी वो कुछ महीने बाद वापस जाऊँ, 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो जब 3-4 साल बाद पता लग गया कि अभी जाने के तो चांसेस नहीं है इंडिया, तो मैं डिसाइड किया अभी पाकिस्तान जा सकता हूँ। तो 2020 के स्टार्टिंग में या 2019 के एंडिंग में जब डिसाइड किया कि अभी इंडिया जाने के चांसेस तो बहुत कम है, अभी पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तान में तो वेलकम करेंगे, काफ़ी दावत है, काफ़ी लोग जानते हैं। जितने सर एक सवाल बनता है मेरा, और ये इंडियन ऑडियंस जो संजीदा ऑडियंस है उनसे भी सवाल है कि एक ऐसा शख्स जो कि मैं समझता हूँ कि इस उम्मत में इस टाइम इंटरनेशनली कंपैरेटिवली रिलीजन्स को इतना अच्छा समझते हैं, जो शायद जिसकी मिसाल ना मिलती हो इंडिया में, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आप जा सकते? आपका घर है, मतलब आप मक्का में हैं और आपको पता चल रहा है कि इंडिया में ये हो गया, और आप मक्का से जाते ही नहीं अपने घर और आप मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा इस चीज़ को बताएं, ये क्या था? पाकिस्तान आने की मुमानियत नहीं थी पहले। पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान वीज़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था, सब लोग जानते, मेरे वालिद भी जानते। तो पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था, ठीक है। तो मुमानियत तो थी नहीं, जाना चाहता तो जा सकता था, और मैं 91 में गया था। लेकिन जो मैं दावती काम कर रहा था, तो इस्लाम का उसूल है, शरिया का उसूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। एक छोटे नुकसानात को उठा लो बड़ी नुकसान को बचाने के लिए। अगर मैं पाकिस्तान जाता था तो हो सकता है इदारा बंद हो जाता था, जब कुछ इल्ज़ाम लगाते थे कि ISI के साथ जुड़ा हुआ है। जी जी। तो वो डर के वजह से मैं नहीं गया। ऐसा मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। बाहर जब जाता था, मैक्सिमम दुनिया में अगर कोई भी एम्बेसडर से मिला, वो पाकिस्तानी एम्बेसडर। जो भी मुल्क में जाता हूँ तो ग्रेट चांसेस, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो,
हमारे गल्फ कंट्री हो, फॉरेन किधर भी जाते थे तो पाकिस्तानी एम्बेसडर से तो मुलाकात होती थी, खाना का मिलने आ जाते और पाकिस्तानी लोग से तो मोहब्बत थी। लेकिन एहतियातन मैं खुद माहौल जब देखा तो इसीलिए खुद मैंने आप नहीं किया। अब लेकिन क्या चांसेस हैं डॉक्टर साहब इंडिया के वापसी के? तो इसीलिए 2019 में जब मेरा इरादा हो गया कि वापस जाने के चांसेस तो नहीं है, तो मैंने कहा अभी पाकिस्तान जा सकते हैं हम। तो मेरी प्लानिंग थी 2020 में एंडिंग में आने की पाकिस्तान, और मैं लोग से कांटेक्ट किया तो पूरा हो गया था प्लान। तो ये 2020 के स्टार्टिंग में प्लान हुआ और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के लोग सब अग्री किए। लेकिन आ गया कोविड आ गया। तो कोविड आने की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। और नॉर्मली प्लानिंग रहती है काफ़ी, मेरी जो कंट्री से इन्विटेशन रहते तो प्लानिंग रहती है, तो वो उसके वजह से 2020 में फिर कैंसिल हो गया। कोविड था 2020 मार्च के अंदर पूरा लॉकडाउन हो गया। फिर 21 में तो कोई लेक्चर टूर हो नहीं, फिर वापस लेक्चर टूर शुरू हुआ 2022 में। 21 में मलेशिया में शुरू किया लेक्चर देना में, लेकिन इंटरनेशनली 2020 से शुरू और अभी वापस खुल गया। तो अब आपका है इरादा? जी अभी तो इरादा है, इन्विटेशन वापस से आने लगी। और 2020 में आप आने वाले थे। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप आ जाएंगे, मेरा दिल कह रहा है। अभी इन्विटेशन हाल में आ गए तो इंशाअल्लाह। लेकिन अभी फिर से वो हालात जो होते पाकिस्तान में, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो डेट का ज़रा इंशाअल्लाह अल्लाह चाहो तो मैं चाहता हूँ कि इस साल आए इंशाअल्लाह। होपफुली दुआ करिएगा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप लोग भी, कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल वहीं रह गया, अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? इंडिया जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने तो रेड कार्पेट देगी, जाओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो, अरेस्ट कर लेंगे वो, जाहिर है। अच्छा उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर जाकिर नाइक की। अगर मैं बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत देता है, तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। हालांकि काफ़ी इल्ज़ाम लगा, लेकिन अल्लाह की मदद से एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ माशाल्लाह। जी। वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपके खाते में डाल दिया था? उससे शुरू हुआ, उसके पहले तो कोई प्रॉब्लम था नहीं मुझे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर 1 जुलाई 2016 में एक धमाका हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ, इसमें 4 या 5 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे और कोई 21-22 फॉरेनर की मौत हुई। उसके अंदर एक जो टेररिस्ट था वो मेरे फेसबुक का फॉलोअर था। अंदाजा बांग्लादेशी न्यूज़पेपर एक 3 जुलाई को इन्फॉर्मेशन दी, वन ऑफ द टेररिस्ट वाज द फॉलोअर ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक ऑन द फेसबुक। इंडियन मीडिया ने उसको ट्विस्ट की जी और बोले ही वॉज इंस्पायर्ड। एक फॉलोअर होना अलग होता है और एक इंस्पायर्ड मुतासिर होके टेररिस्ट एक्ट करना अलग होता है, और एक फॉलोअर होना। तासुर दे दिया कि आपका साथी है। हाँ, लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के वो नो टेररिस्ट अटैक किया, इनडायरेक्ट। तौबा है। तो इंडिया मीडिया में, और उस टाइम वो हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम सर्च नेम इन द वर्ल्ड वाज जाकिर नाइक। आप गूगल के ऊपर जाकिर नाइक एवरी डे अबाउट 40-50 न्यूज़पेपर में, और इंडियन न्यूज़पेपर तो मुझे ओवरनाइट सर मोदी गवर्नमेंट ने मुझे और फेमस बना दी। तो इसीलिए मैंने कहा जज़ाकल्लाह। और जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे। जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ गए मैं क्या कहा। इंग्लिश में थैंक यू भी कहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक जज़ाकल्लाह अलग होता है और एक जज़ाकल्लाह खैर अलग होता है। जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे, जैसा किया, अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा। वाह। इसलिए अगर मैं कोई मुसलमान अगर अरब से कहूँगा जो अरबी जानता है और इस्लाम जानता, जज़ाकल्लाह, मैंने कहा गाली देने मुझे क्या? गाली भी हो सकती, गाली है नहीं, हो सकती है, लेकिन क्या मैंने कुछ गलती किया? तो जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे। तो अगर कोई गलत काम किया उसके लिए भी हो सकते हैं। तो सही में अगर किसी को आप शुक्रिया अदा करना चाहते, होना चाहिए जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह आपको जज़ा दे आपके अच्छे काम का। बिल्कुल सही है, दुरुस्त। तो एक बात है कि मोदी से मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हिज्जत की इज्जत नहीं करता था मैं, और हिज्जत करने से बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला का ये प्लानिंग है। अल्लाह ताला जो प्लानिंग करता है, तो जो लोग इस्लाम के दुश्मन रहते उनसे भी
बहुत से अच्छे काम करवा लेता है। मोदी चाहे- साहब को कोई मशवरा देंगे? वो तो बहुत मशवरा दे दिया मैंने। क्या कहेंगे मोदी साहब इस टाइम इंडिया के लिए कैसे हैं आपके नज़दीक? क्या अभी तो 10 साल तो बहुत रूल किया, अभी ये इलेक्शन के अंदर ज़रा उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, हुई है? बहुत कम हो गई कंपेयर टू बिफोर। उन्होंने कहा था, उनकी पार्टी ने, और वो खुद कहा कि हम 400 पार करेंगे 543 सीट से, 543 543 सीट से। उनको 400 से ज़्यादा मिलने वाले थे। अल्लाह की मदद से 50% भी नहीं मिले उनको। पहले इलेक्शन में 50 से ज़्यादा मिले थे, 52-53% विद कोएलिशन हो गए थे। फर्स्ट इलेक्शन 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पार्टी अकेले 50% क्रॉस की, 54 या 55%, एंड विद कोएलिशन 59 हो गई थी। 2019 में अकेले उनकी पार्टी 58%, 59 हो गई, विद कोएलिशन कुछ 64-65 के ऊपर हो गई। तो इस टाइम बोले अकेले बीजेपी 400 पार मतलब ओवर 2/3 मेजॉरिटी अलोन बीजेपी, नॉट द कोएलिशन। तो 50% मिलने के लिए 272 उनको मिले, कुछ उससे कम मिले, 250 ऐसे कम मिले उनको, और कोएलिशन के साथ वो 50% क्रॉस कर लिए, तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वो जो उनका रौब था, जो बढ़ते थे और लोगों ने खुदा मानने लगे, वो भी कम हो गया। इसीलिए जब उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती और अगर कोएलिशन के साथ 2/3 होती, कुछ भी कर सकते, सही, मनमानी कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ कर सकते। और सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया, वो 370 आर्टिकल को उन्होंने बैन कर दी, निकाल दी, और कश्मीर की आज़ादी उसको हटा दिया। और उस वक्त ये चल रहा था, जब 370 निकालने के पहले, कुछ महीने पहले, उनने अपने एक सबॉर्डिनेट, एक एमिसरी इंग्लिश में बोलते, एक आदमी को भेजा मुझे मिलने के लिए मलेशिया में। मिलना चाहते थे, मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने एक 5 स्टार होटल में मुलाकात की इधर मलेशिया में, पुत्रजाय में। मैंने बोला आपको कौन भेजा है? तो बोला डायरेक्ट मुझे मोदी जी और अमित शाह ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। ये कभी की बात है, 2018 जब ये 370 आर्टिकल निकला कश्मीर का, उसके कुछ महीने पहले। सही, 18 था या 2018, तकरीबन 19 जो भी था। तो क्या बात हुई इसमें? उन्होंने कहा कि हम आपके हमारे बीच में दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हटाना चाहते। सही। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई दुनिया में मेरे फैमिली के बाद अच्छी तरीके से जानता है, वो आपकी इंटेलिजेंस है। मेरे फैमिली के बाद अगर मुझे कोई एकदम गहराई से जानता है, वो आप लोग हैं। मेरी ज़िंदगी तो एक ओपन बुक है, खुली किताब है। वो अलग बात है कि आपको मेरे काम पसंद नहीं आते, लेकिन मैंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी हिस्सा, आई हैव नॉट ब्रोकन एनी लॉ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वो पैचअप करना चाह रहे थे आप? हाँ बिल्कुल सर। क्यों? तो बात तकरीबन हुई 5-6 घंटे तक। अच्छा। लंच भी किया अपने साथ में। तो बोले नहीं, आप इतने मशहूर है, हम आपके साथ होना चाहते हैं, हम चाहते आपको एकदम वापस इंडिया बुलाए, एकदम पूरे विद फुल, आप इतने मशहूर, आप इतना अच्छा काम कर रहे, आपकी नॉलेज क्या है दिन के बारे में, आप हिंदुज़म की नॉलेज रखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं बोला कहीं वो आप चाहते क्या है? बोले कुछ नहीं, हम चाहते ट्रैप तो नहीं था डॉक्टर साहब के, आए तो पकड़ लो, अल्लाह वाला। अच्छा। तो मैंने बोला कि आप चाहते क्या है? नहीं, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए। तो मैं उन्हें साफ कहा कि देखो, आप अगर मुझसे कुछ काम लेना चाहते हैं, मैं मेरे देश के लिए, मुल्क के लिए काम करने को तैयार हूँ। मेरी 2 शर्तें। एक शर्त है, जो आप मुझे कहेंगे वो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नंबर 1 शर्त। अल्लाह और अल्लाह के रसूल टीचिंग के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वाह। और नंबर 2, मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं। अगर ये 2 शर्त पूरी हो जाती, आप जो मुझसे काम लेना चाहते, मैं मेरे मुल्क के लिए हाजिर हूँ। फिर तो उन्होंने बोला वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो गुफ्तगू हुई, काफ़ी गुफ्तगू हुई। आप चाहते क्या? नहीं कुछ नहीं, हम कोशिश करेंगे अभी आपको वापसी आने के लिए। तो उस वक्त तो कुछ कहा नहीं, लेकिन एकदम पैचअप कर लिया ऐसा कि अभी हम विद इन
कपल ऑफ मंथ्स आप वापस से आ सकते। मुझे उम्मीद तो थी ने, मैं बोला अगर आप, फिर मुझे कहने लगे वो आदमी शख्स जो आया था उधर से दिल्ली से कि हम चाहते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कश्मीर इशू पे, कि जो हम 370 आर्टिकल को निकाल रहे वो सही है। तो मैंने कहा ये तो नामुमकिन है, मैं मेरे मुसलमान भाइयों के साथ गद्दारी कर ही नहीं सकता। जो मुसलमान कश्मीर में है उनका हक है फ्रीडम, और जो ने मुआहदा किया है उसके तहत रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्टिकल 370 इज अ पार्ट ऑफ द इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर दे हैव गॉट फ्रीडम। कुछ चीज़ के अंदर ऑटोनॉमी है, कुछ चीज़ के अंदर वो साथ में इंडियन गवर्नमेंट के है। लेकिन आप अगर कहीं ऑटोनॉमी को निकाल देंगे वो तो जास्ती है उनके ऊपर। इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिला, काफ़ी ऐसे जो पार्ट्स ऑफ इंडिया है जो ऑटोनॉमस, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो ये तो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, मेरे मुसलमान भाई का गद्दारी है। उनका रिएक्शन तो नहीं ऐसा मत, वैसा कुछ लिखूँ मैं, लास्ट आउट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ ये बोल सकता हूँ क्या गलत हो रहा है, ये बोल सकता हूँ कि गलत हो रहा है एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। ठीक है, उनका स्टाइल था, ये बीजेपी गवर्नमेंट का स्टाइल है कि मुसलमान को अगर जो चाहते हैं अपने काम कराने के लिए, चाहे उलमा हो, चाहे बिजनेसमैन मुसलमान हो, कोई भी हो या गैर मुस्लिम हो, वो पहले आके प्यार से बात करता है, फिर कोशिश करते पैसे दे के खरीदने की। नहीं खरीद जाता धमकी देते अंदर कर लेंगे, ये उनका फॉर्मूला है। प्यार से करके तारीफ करो, हम तुमको फ़ायदा देंगे। नंबर 2 पैसे दे के खरीद, अक्सर ये पहले 2 में अक्सर लोग मान देते। तीसरा है नहीं करेंगे तो हम ईडी की रेट डालेंगे, इनकम टैक्स की रेट डालेंगे। तो मेरे साथ तो सब कुछ कर लिया उन्होंने, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं। पुलिस भेजे, ईडी भेजे, ये भेजे, नंबर 1 टेररिस्ट कह दिया। तो मैं थैंक यू बोलता कि लोग मुसलमान में तो काफ़ी लोग, अक्सर लोग जानते थे इंडिया में, गैर मुस्लिम में भी जानते थे। लेकिन मोदी के बाद ये गोदी मीडिया जो है, वो जो मुझे हमेशा मीडिया पे आने की वजह से अभी तो माशाअल्लाह बहुत स्मॉल परसेंटेज नॉन मुस्लिम इंडिया में होंगे जो मुझे नहीं जानते। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नहीं जानती होंगी, बहुत कम होगी। तो ये उनकी बदौलत है। और उसके बाद लेकिन जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, चाहे मलेशिया में हो या बाहर हो, गैर मुसलमान अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। उनका मेन प्रॉब्लम था कि जब मुसलमान में लेक्चर में आते वो अलग बात है, लेकिन मुतासर होके वो इस्लाम की जो गलत फहमी दूर हो जाते हैं, और काफ़ी लोग इस्लाम भी कबूल करते हैं। तो उसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा था, वो हिंदुत्व का जो स्टेटमेंट था ना। और फिर बाद में NEC एक्ट आ गया, वो बिल पास हो गया, वो चाहते थे उसके अंदर भी मैं सपोर्ट करूँ, मैं बोला आउट ऑफ द क्वेश्चन। वाह। तो उस टाइम क्योंकि हम वापस तो पहलू पे आते कि वो मेजॉरिटी में थे तो पास कर सकते थे। कर पार्लियामेंट में जाओ, कोई ऑपोजिशन ले ही नहीं सकता है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट का रूल है, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए आपके पार्टी को कम से कम 10% सीट चाहिए। तो दोस्तों ये रही ब्रॉडकास्ट डॉक्टर जाकिर नायक और इनका क्या नाम है, क्या नाम है, हाँ। तो दोस्तों ये रही ब्रॉडकास्ट डॉक्टर जाकिर नायक और नादिर अली की। हाँ, नादिर अली। तो ये नादिर अली भी पाकिस्तान के, पहले ये कॉमेडी वीडियो बनाते थे, बहुत ही बेहतरीन की कॉमेडी वीडियो होती थी, हम देखते थे इनकी वीडियो। और जाकिर नायक और इसमें जाकिर नायक ने बताया है कि डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि इंडिया ये क्यों नहीं आ सकते, ये इंडिया में बैन है। अब ये इनका और गवर्नमेंट का अपना अलग मसला है। फ़िलहाल तो ये क्या बोलते हैं, एक बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं इस्लाम के लिए, जो सारी बातों का इस्लाम के हर एक माइनर से माइनर पॉइंट्स, ये क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं कुरान का, और कुरान के अलावा और सारी किताबों का भी बहुत ही अच्छा ये इनको इल्म है। और तो ये अभी इस वक्त मलेशिया में हैं। देखिए जैसे कि ये पुत्रजया बताएं, इन्होंने पुत्रजया में रहते हैं, इनका मैं घर भी देख चुका हूँ। ये जब मलेशिया में था मैं, तो उस टाइम मैं जानता था ये मलेशिया में हैं। और इनके एक दो बार इनके घर के बंगलों से गुजरा भी हूँ। तो ये जाकिर नायक की ये ब्रॉडकास्ट है, और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने बताया सारी चीज़ों के बारे में। और ये पाकिस्तान जाने वाले थे, और हो सकता हो कि ये पाकिस्तान जाएँ भी।
तो ये था ब्रॉडकास्ट और आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, मतलब अभी तक हमने इस बारे में नहीं जाना था कि बैन क्यों है, लेकिन ये तो पता था कि इन्होंने जो स्पीच है इसीलिए इन्हें इंडिया में बैन किया गया था। और आज इन्होंने खुद भी बताया है कि हाँ, ये बैन है और ये आ नहीं सकते, अगर आएँगे तो जा नहीं सकते। हाँ। तो अच्छा बोला इन्होंने। तो वीडियो अच्छी लगी है, आप सब भी बताएँ कैसी लगी आपको वीडियो? तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखा कीजिए और अभी थोड़ा-सा व्यू थोड़ा-सा कम हो रहा है, शायद आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और जल्दी आप लोग को बताएँगे हम लोग का चैनल मोनेटाइज़ भी होने वाला है हुँ, और ये वॉचिंग आवर भी इंशाल्लाह। कंप्लीट हो गया है अल्लाह के करम से और जिस दिन मोनेटाइज़ हो जाएगा उस दिन हम एक अलग से वीडियो इस पे डालेंगे जी, और आप आप सबका सपोर्ट ही है जो हमें यहाँ और तक आप ले सबका आया है। सपोर्ट ही है जो हमें यहाँ तक लेकर आया है। ऐसे ही आप लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया और ऐसे ही दुआ करते रहिए हमारे लिए और आप लोग के लिए भी हम दुआ करते रहेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, यही कि मतलब इस्लाम से रिलेटेड वीडियो है तो प्लीज़ आप सब इसे पूरा देखा करें, छोड़ा मत करें। बीच में बहुत सारी वीडियोज़ मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा प्ले करके फिर हटा देते हैं। हुँ, तो ऐसा मत करें, अगर आप वीडियो देखे हुए हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम भी नहीं जानते थे, आप भी नहीं जानते थे। हाँ, लेकिन हम लोग वीडियो देख कर ही जाने वो सारी चीज़ें। तो बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उसे देखें, थोड़ा टाइम निकाल के उसे समझें, देखें और जानें इस्लाम के बारे में। ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।